हमारे साथ आज एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो अफ़साना निगार भी हैं, नॉवल निगार भी हैं, यानी कि माशरे के बहुत हसास तबके से ताल्लुक़ रखती हैं और उससे भी ज़्यादा ये काम करती हैं जो लोग ज़हनी मसाइल का शिकार होते हैं। एक एनजीओ के साथ वाबस्ता हैं जिसका नाम है रोज़न, जो चाइल्ड अब्यूज़ वाले बच्चों के साथ काम करना जिनका मेन वो है, और ये उसकी काउंसलिंग हेल्पलाइन से वाबस्ता हैं। मैडम अबसार फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल। क्या होती है ये चाइल्ड अब्यूज़? बच्चे के साथ, चाइल्ड के साथ अब्यूज़ का लफ्ज़ लगाना बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। क्या होती है ये चाइल्ड अब्यूज़? चाइल्ड अब्यूज़ में बहुत सारे रवैये आ जाते हैं, बहुत छोटे ऐसे रवैये भी जो कि नॉर्मली तौर पर हम उनको अहमियत नहीं देते, और बहुत शदीद मनफ़ी किस्म का रवैया भी। मतलब आप किसी बंदे को, नॉर्मली तौर पर हम देखते हैं जो लोग बच्चों को मज़ाक-मज़ाक में जो है वो चूड़ियाँ काट रहे होते हैं। उनके लिए मज़ाक होता है बच्चों के कपड़ों से खेलना, और बहुत दफ़ा खेल-खेल में बच्चों के कपड़े उतार देते हैं, और वो चीज़ बहुत बच्चों को एम्बैरेस करती है। हुँ। अपने जिनसी ख़्वाहिशात के लिए बच्चों को घूर-घूर के देखना, बच्चों को नामुनासिब टच करना, बच्चों को नामुनासिब मवाद दिखाना, ये सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता, मतलब इसकी जो सिवियरिटी है वो बढ़ती चली जाती है, और फिर उसका फाइनल जो लेवल है वो वहाँ तक पहुँचता है जब वो बाकायदा अपनी जिनसी तस्कीन के लिए बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, जिनसी नौइयत का अमल करते हैं बच्चों के साथ, और फिर उस अमल के बाद बच्चों को कत्ल भी कर देते हैं। हुँ। तो पूरा स्पेक्ट्रम है। हाँ, बिल्कुल, कि बहुत माइनर से रवैये से चीज़ों का स्टार्ट होता है, जिसको हम अमूमन नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें इर्द-गिर्द ऐसे रवैये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, और हुँ, हमें लगता है नहीं, ये तो ये सिर्फ़ मज़ाक है। हुँ, लेकिन हमें ये नहीं अंदाज़ा होता है कि जो बंदा बच्चों को इस तरह से इन्वॉल्व कर रहा है, उसका अपने ख़ास किस्म का रुझान है, हुँ। जो सेक्सुअल नेचर का भी, और सेक्सुअल रुझान में मुजरिमाना अ, अम, एक तासुर भी पाया जाता है। बीमारी की तरफ भी और जुर्म की तरफ भी, बिल्कुल। मेडिकल मॉडल भी है, सोशल मॉडल। हाँ, बिल्कुल। और मैडम ये इतना कॉमन है, मुझे एक वाकया याद आया। मैं आयरलैंड में जब अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, तो मेरे एक नेबर थे पाकिस्तानी, तो उन्होंने मुझे कहा, ऐसे एक मज़ाक में बात की, उसने कहा, डॉक्टर साहब आपको नहीं किसी ने कभी हाथ लगाया? मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने हुँ, कहा यार आप फिर प्रिविलेज्ड घर में थे, हुँ, आपको अब्बू खुद स्कूल छोड़ने जाते थे, आपने लगता है कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र नहीं किया। हुँ, जिन बच्चों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र किया है वो सब इस टच के आदी होते हैं। तो ये हुँ। वाक़ई ओवर अ लाइटर नोट बात है या इसमें कोई रियलिटी है? आप जब नहीं, एक वाक़ई आप सही कह रहे हैं, और क्योंकि आपका ताल्लुक भी नफ्सियात की दुनिया से है, तो मेरे ख़्याल में आपका वास्ता भी ऐसे क्लाइंट से पड़ता होगा, जो आते तो किसी और मामले में हैं, लेकिन बाद में जाके खुलता है कि चाइल्ड अब्यूज़ उनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं हो चुका है। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि इस रवैये का शिकार रही है, और उन साहब की ये बात वाक़ई दुरुस्त है कि अगर कोई ये बच्चा ऐसा है, जिसने ऐसा कभी कुछ नहीं सहा, तो वो वो कहीं न हैरानी कहीं, की बात हाँ, है। हैरानी की बात है, और प्रिविलेज्ड भी है, और अच्छी बात भी है, क्योंकि बच्चों को महफ़ूज़ होना चाहिए। हुँ, बच ये वो बचपन है जो बच्चा डिज़र्व हुँ। करता है, लेकिन वो नहीं मिल पाता हमारे यहाँ अमूमी तौर पर। और अगर वो गर्ल चाइल्ड है या ट्रांस जेंडर बच्चा है, तो उसके लिए इस तरीके के हादसात और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। जी मैडम, जो शुरू में आपने बात की ना कि सेक्सुअल अब्यूज़ भी एक स्पेक्ट्रम है, हुँ, और सेक्सुअल अब्यूज़ से ज़्यादा मैं अक्सर एक पेशेंट की मिसाल देता हूँ। पिम्स में ना हमें हुँ, कॉल आई एक बच्चों के वार्ड से हुँ, कि आप आके देखें, केस हमें समझ नहीं आ रहा। जब मैं गया तो एक 1.5 साल की बच्ची के मुँह में लेसरेशंस थी हुँ, और हुँ, 6 महीने पुराना एब्डोमेन पे स्कार था। हुँ, उसकी माँ साथ खड़ी हुई थी जो बच्चे में लीस्ट इंटरेस्टेड थी, और साथ उसका चाचू था। हुँ, स्टोरी क्या थी कि जी जिन आते हैं और वो बच्चे को नुकसान पहुँचाते हैं, बच्ची को, और ये कहते हैं कि माँ-बाप जो सऊदी अरब में टैक्सी ड्राइवर है, उससे तलाक लेके चाचू से शादी कर ले, अच्छा। तो बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचेगा, वरना वो जिन बच्चों को, हुँ, और दैट पुअर बेबी डाइड नेक्स्ट डे। और हम उन जिनों के चक्कर में पड़े रहे जो चाहते हैं कि उसकी माँ उसके चाचे से शादी कर ले। तो कई दफ़ा आपके बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप्स, वो आलिया भट्ट की मूवी हाईवे की मैं अक्सर बिल्कुल। मिसाल देता हूँ। तो आप चूँकि एक एनजीओ से भी वाबस्ता हैं जो हुँ, स्पेशल इसमें डील करते हैं, तो क्या तरीका है? बच्चे तो आके रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। हुँ। तो क्या करते हैं आप लोग फिर, कैसे हेल्प करते हैं? या सिर्फ़ अवेयरनेस ही करते हैं?
हाँ, देखिए मेरा ताल्लुक इससे पहले भी जिस एनजीओ से था वहाँ पर भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पर्टिकुलरली रोज़न का स्पेक्ट्रम थोड़ा-सा बड़ा है। मतलब हमारा एक प्रोग्राम है आंगन जो कि चाइल्ड अब्यूज़ को डील करता है। मेरा जो डिपार्टमेंट है रोज़न काउंसलिंग हेल्पलाइन, उसमें हम हर तरीके के लोगों से को काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जहाँ तक बात है कि हम तक रीच आउट कैसे होता है, तो हर इदारा अलग-अलग तरीके से काम करता है। कुछ जैसे पिछले इदारे की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर न्यूज़ पेपर्स के थ्रू खबरें आइडेंटिफ़ाई होती थी और फिर ओके। कॉन्टैक्ट किया जाता था वालिदैन तक। जहाँ तक रोज़न का ताल्लुक है, वहाँ पर जब हम काम करते हैं, तो हमारा कम्युनिटी का एक कंप्लीट नेटवर्क बना हुआ है, जहाँ पे कम्युनिटी हमें इस चीज़ के बारे में आइडेंटिफ़ाई कर रही होती है। क्राइसिस केस की हमारी एक कमेटी बनी हुई है कंप्लीट, और वो कमेटी अ, हमारे जो कम्युनिटी में कमेटी है उसके साथ मिलके काम करती है, और वो लोग रेफ़र कर रहे होते हैं केसेज़, और बहुत सारे लोग सिर्फ़ हमारा नाम सर्च करके भी गूगल के थ्रू और कॉन्टैक्ट करते हैं। लेकिन बहरहाल ये बात इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे खुद रिपोर्ट नहीं कर सकते। बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनके साथ वो क्या क्या हो कह रहा रहे है। हैं? तो ये कि नॉर्मली तौर पर जो केस रिपोर्ट होते हैं वो हमेशा एक एक्सट्रीम लेवल को क्रॉस कर चुके होते हैं। जो माइनर लेवल का होता है, थोड़ी बहुत टचिंग होती है, वो नॉर्मली तौर पर कभी भी रिपोर्ट करने वाले लेवल तक नहीं पहुँच पाता, और हम जिस टाइम वो सिचुएशन हो रही है ना बच्चे के साथ, उस वक़्त उसको बचा नहीं पाते। वो फिर हमें तब पता चलता है जब वो बंदा एडल्ट हो के और फिर काउंसलिंग प्रोसेस में आता है। मतलब ये है कि हम टिल डेट डैमेज होने से नहीं बचा पा रहे, डैमेज के बाद उसके असरात को हाँ। रोकने में कुछ हेल्प कर किसी हद तक जो हमारा काम है मुख्तलिफ एनजीओज़ का, वो ये कि हम हॉस्पिटल्स में नर्सेस के साथ और ओपीडीज़ वगैरह में डॉक्टर्स के साथ और स्कूल्स में टीचर्स के साथ इस हवाले से मुकम्मल अ जो है वो ट्रेनिंग्स करें, ताकि उनको ये पता चले कि बच्चे के रवैये में कब तब्दीली आ रही है, तो आइडेंटिफ़ाई किया जाए कि अच्छा ये रवैये में तब्दीली है, और इसमें एक मख़सूस टाइप के जो है वो किसी ख़ास बंदे से बच्चा झिझक रहा है, और किसी ख़ास किस्म की मुसलसल तकलीफ़ का जो है वो शिकायत कर रहा है। तो टीचर्स भी एकदम अलर्ट हो जाएँ, और ऐसे केसेस हमारे पास आए कि टीचर्स ने बताया कि इस बच्चे के जो है वो सिम्पटम्स उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस बच्चे के साथ आप इंटरवेन करें। इसके साथ-साथ फिर आ जाता है कि जब हम नर्सेज़ वगैरह की और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये वाले केस जो हैं, जब वो बच्चे का जनरल चेकअप भी कर रहे हैं, तो किस किस्म के सिम्पटम्स जो हैं वो चाइल्ड अब्यूज़ के केस के हवाले से हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे के बहुत प्राइवेट पार्ट्स पे अगर ज़ख्म के निशान हैं, तो वो बिल्कुल इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है, उसकी तहक़ीक़ करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो उनको के लिए फिर ज़रूरी है कि वो फिर ऐसे इदारे से राब्ता करें, जो फ़ौरी तौर पर इसको सिंपल मेडिकल केस की बजाय जुर्म के केस के तौर पर लें, और उसकी छानबीन हो, और फिर साथ में ये देखा जाए कि आगे चल के ये मसला क्या निकलता है। फैमिली को काउंसल करने की ज़रूरत पड़ती है फिर, क्योंकि फैमिली को सिरे से पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो रहा है बच्चे के साथ, और वो मैडम मानने को तैयार तैयार नहीं नहीं होते। होते। इससे भी ज़्यादा मानने को जो तैयार आपने की ना कि एक तो बच्चे के रवैये में तब्दीली है, फिर हुँ। अगर आपके घर में कुछ सर्वेंट्स काम कर हुँ, रहे हुँ, हैं, हुँ। आपके इवन रिलेटिव्स हैं, आप उनके रवैये में कि यार एक सर्वेंट है वो बार-बार एक ही बच्चे को लेके दुकान पे जा रहा है। हुँ। एक रिलेटिव है वो आते हैं एक बच्चे को गोद में लेके साइड पे हो जाते हैं। मतलब हमारे प्यारों के हाथों ही कई दफ़ा हुँ। महफ़ूज़, और ये जो दुःख और ज़ख्म मिलता है कई दफ़ा, ये बाहर वालों को तो मौका कम ही मिलता है। हुँ। ये तो अंदर का ही कोई ना कोई भेदी होता बिल्कुल। है, और बहुत सी दफ़ा सर्वेंट्स हुँ। और जो हाउसहोल्ड हेल्प होती है, वही आपके बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल। तबाह कर रही होती है। जो स्टैटिस्टिक्स हैं इस हवाले से, उसमें भी यही है कि ज़्यादातर जो जुर्म करने वाले होते हैं, अब्यूज़र्स होते हैं, वो जान-पहचान वाले होते हैं, और इनमें बहुत दफ़ा इंसेस्ट केसेस भी होते हैं कि वो बच्चे के वालिदैन होते हैं या चाचा-मामू वगैरह टाइप के लोग होते हैं। बाहर तो हम देखते थे स्टेप फादर, वो बड़ा एक फैंसी फ़िल्मों में भी आता है कि जी स्टेप हाँ। फादर अब्यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ आई हैव सीन इवन रियल फादर हाँ, सेक्सुअली बिल्कुल। अब्यूज़िंग देयर डॉटर्स एंड इवन फ्रेंड्स ऑफ देयर डॉटर्स। पूरा हुँ। वो एक साइकोपैथिक नेटवर्क होता है, और जिसको लोग फ़ीड कर मुझे एक माँ ने आके बताया, हुँ, हुँ, हुँ। मैं जब पिम्स में था, कि एक हमारे पास बच्ची आई, 13 साल की बच्ची थी जिसका 19 किलो वज़न था। हुँ। सरों ने कहा जी ईटिंग डिसऑर्डर है। हुँ, हुँ, हुँ। हमने कहा जी मेडिकल वार्ड लेके जाएँ, पोटेशियम कम है। जब उसकी माँ से पूछा तो पता लगा इस ईटिंग डिसऑर्डर के पीछे क्या है, हुँ।
और उसकी माँ वाज इनेबलिंग फैक्टर ना, अगर कोई रोक नहीं रहा तो उसका मतलब है वो इनेबल कर रहा है। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं, फिर एक मैं आपसे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, और ये मामला बड़ा सेंसिटिव है। जब हम बाहर की दुनिया में होते थे, रात को हमें पे कुछ केस आया है, फौरन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को कॉल हो रही है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इतने नाजुक मामले में एक लेवल तक इंटरवेंशन कर सकती है ना, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, कोई ब्यूरो है, कोई वो काम करते हैं? चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का है, ठीक है। और वहाँ पर बच्चों के लिए शेल्टर की जगह भी है और साथ में वो बच्चों को प्रोटेक्ट करने का भी सारा वो करते हैं। लेकिन ये कि उनके भी काम की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या होता है कि वो अनअकम्पनीड बच्चों को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो स्ट्रीट चिल्ड्रंस को सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर अपनी एक अलग उनकी लिमिटेशन क्राइटेरिया होगा ना, लिमिटेड। एक ही जगह पर दो बिल्कुल मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को नहीं रखा जा सकता, और स्ट्रीट चिल्ड्रंस की तादाद बेतहाशा है। स्ट्रीट चिल्ड्रन क्या होता है? वो बच्चे जो आपको सड़कों पे मिल रहे हैं, जो कि या तो घर से भाग के आए हुए हैं या उनके खानदान समेत वो सड़कों पे सारी सड़क पे हैं। सड़क पे हैं। जैसे आपको अभी भी अगर आप 6 रोड से होके आ रहे हो, तो 6 रोड से लेके और कमर्शियल मार्केट तक मैं खुद मेरा बुनियादी ताल्लुक सक्खर से है, तो मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर आप जब फुटपाथ पे चल रहे होते हैं, ओवरहेड ब्रिज के साथ गुजर रहे होते हैं, तो लातादाद फैमिलीज हैं जो यहाँ पर रह रही हैं। बेगर्स बच्चे जो मांग रहे होते हैं, उनको भी यू काउंट इन स्ट्रीट चिल्ड्रन? हाँ, क्योंकि देखिए वो डिपेंड करता है कि वो बच्चा आ कहाँ से रहा है। अगर वो बच्चा 24 आवर्स स्ट्रीट पे गुजार रहा है, या एक बड़ा टाइम है जो स्ट्रीट पे गुजार रहा है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं है, वल्नरेबल बच्चा है। वल्नरेबल है, और बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, कि ऐसे बच्चों अ, का एक पूरा बैकग्राउंड होता है और आगे एक मखसूस फॉरग्राउंड क्रिएट हो रहा होता है। ऐसे ही है। तो वो चीज़ जो है, वो एक मखसूस टाइप का, मतलब एक की सतह पे एक मखसूस लेवल है जिसमें बहुत सारे बच्चे वल्नरेबल हैं, और वो आगे बहुत सारे बच्चों को वल्नरेबल बना सकते हैं। तो वो चीज़ जो है, वो हमारे लिए बहुत काबिल फ़िक्र है कि गवर्नमेंट के लिए भी इसमें इंटरवेंशन करना बहुत मुश्किल है। इवन जब मैं सक्खर में थी और साहिल के साथ होती थी, वहाँ पर भी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ हम लोग काम कर रहे होते थे, और वहाँ पर भी मसला ये होता था कि अगर कोई इस तरीके का केस आता था, हम रेफ़र करते थे गवर्नमेंट के इदारे को, वो दोबारा आ जाता था एनजीओ के पास ही, कि ये हमारे क्राइटेरिया में आ नहीं पा रहा। बच्चे घर से भागते हैं, अब्यूज़ होते हैं, पता चलता है कि जी घर में डोमेस्टिक वायलेंस की हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन फिर उन्हीं वालिदैन को बच्चों को वापस करना पड़ रहा है। और कोई हल नहीं है। तो ये मसला बहुत ज़्यादा है कि एक तरफ लॉ प्रोटेक्ट कर रही है बच्चों को, ये कह कर के जी वालिदैन के साथ होना बच्चों का ज़रूरी है, बच्चे का बुनियादी हक़ है, और है यकीनन। लेकिन मसला ये आ जाता है कि पाकिस्तान जैसे मुआशरे में, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है, वहाँ बच्चे क्या करें? क्योंकि वालिदैन का बच्चों से ताल्लुक़ अगर ख़राब है, तो सेहतमंदाना नहीं है, हाँ, तो तो वो सबसे पहले बच्चा वल्नरेबल होता है कि कोई भी दूसरा बंदा बच्चे को कुछ भी कह के, बहला-फुसला के जिनसी मकसद में इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा मैडम, इसकी एक अदर पिक्चर भी है। मैंने चूँकि बाहर फॉस्टर होम्स में भी बहुत बच्चे देखे, मसले का हल वो भी नहीं है। बिल्कुल। फॉस्टर होम्स में भी जो बच्चे पलते हैं ड्रग्स की तरफ, और वहाँ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो इसका हल वही प्रिवेंशन है। डोमेस्टिक वायलेंस भी प्रिवेंट हो सकती है ना माशरे में नॉर्मलाइज़, तो एक ओवरऑल जो माशरे का हमने एक सिस्टम ही बन गया हुआ है। अच्छा मैडम, आपने भी एक वर्ड यूज़ किया, हमारे यहाँ आजकल बड़ा एक फैंसी चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं, हमारे से तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है, सेक्स एजुकेशन के बारे में ना, कि वो एक इंडिया की मूवी भी आई ओएमजी, जिस पे बड़ा वो भी हुआ। फिर आपने एक वर्ड यूज़ किया, बहुत ही प्राइवेट पार्ट, ठीक है? अब कुछ उर्दू में लफ्ज़ नाज़ुक अज़ा, अज़ाए मख़सूसा, प्राइवेट पार्ट्स, तो ये जो एक टैबू सा बना हुआ है सेक्स को डिस्कस करना। अब हम ये भी नहीं कहते कि आप पहली क्लास के बच्चे को पूरी सेक्स एजुकेशन दे दें। तो ये इसका बैलेंस कहाँ से आएगा? देखिए, एक चीज़ तो है कि हमारा एक कंप्लीट अलग तरीके का वैल्यू सिस्टम है पाकिस्तान का, ठीक है? अखलाकियात अलग हैं। यहाँ पर जब आप थोड़ा-सा ब्रॉड माइंड होने की कोशिश करते हैं, तो आप बच्चों को ज़्यादा वल्नरेबल कर देते हैं। एक अ, मुतवाज़िन अंदाज़ में आगे बढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर पेरेंट्स का बहुत पुख्ता ज़हन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए,
वालिदैन हमारे यहाँ जब ये नज़र आ रहा होता है कि जी वालिदैन बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं, बहुत मॉडर्न वो रखते हैं, अप्रोच रखते हैं और बच्चों को सब कुछ बता रहे हैं, तो उन वालिदैन को बाउंड्रीज का कुछ पता ही नहीं होता सिरे से। ठीक वो है। बच्चों के सामने सब कुछ कर रहे होते हैं, टीवी पे भी सब कुछ चल रहा होता है और बच्चों को नहीं पता होता कि सेफ टच, पॉजिटिव टच क्या है और प्रॉब्लमेटिक टच क्या है। वो बच्चे जिनसी ताल्लुक की हर तफसील से आगाह होते हैं, लेकिन सेफ सेक्स से उनके बारे में मतलब वही है कि आप एक 2 साल के बच्चे को मिल्क शेक का जग नहीं पिला सकते, हाँ, वो आप उस 10 साल को शायद पिला वो सकें। स्टेप वाइज करना होता है और साथ में जो बंदा तरबियत करने की जिम्मेदारी उठा रहा है ना, उसका इस बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल्ड होना ज़रूरी है कि उसको पता हो कि बच्चे को किस एज में क्या इंफॉर्मेशन दी जा सकती है और किस हद तक दी जा सकती है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो गाँव में रहते हैं वो जानवरों को भी देख रहे होते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें सब कुछ उनको पता होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि लेकिन वहाँ पर हमें ये भी नज़र आता है कि गाँव में जो जिनसी तशद्दुद है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ भी है। तो मैडम इंसेस्ट मैं अभी मैंने एक ग्रेजुअली जब मैंने साइकियाट्री शुरू की तो इस्लामाबाद से की, देन आई वेंट टू आयरलैंड, फिर मैं पिंडी आया, अभी कुछ अरसे से मैंने जेलम में क्लिनिक शुरू किया। मेरा ये ख्याल था कि पेरिफेरल एरियाज में शायद ये चीज़ें कम हैं। एवरी थर्ड पेशेंट सेक्सुअल अब्यूज, एवरी फोर्थ पेशेंट इंसेस्ट, वो जो हम फिल्मों में देखते हैं कि वो ससुर और बहू का, और वो जो एक बिल्कुल वो एक हम ऑन द जोक बात करते हैं, वो चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल है। तो हम ये अगर समझते हैं कि पेरिफेरी में ये चीज़ें नहीं है, गांव में ये चीज़ें नहीं है, बल्कि वहां तो किसी हद तक नॉर्मलाइज है। हाँ, इसीलिए जब आप जाते हैं ना गाँव में किसी प्रोजेक्ट को लेके जाते हैं या नॉर्मली जाते हैं, तो वहाँ पर आप जब बात करेंगे लोग कहेंगे नहीं, नहीं हमारे यहाँ तो सब खैर है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं होता। अब मसला ये है कि जब कहते हैं ना कि कुछ ऐसा नहीं होता, तो वो कुछ ऐसा में वो एक्सट्रीम केसेस जिसमें जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, वो उसको सोच रहे होते हैं, तो वो तो नहीं हो रहा। लेकिन अब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ये कहें कि जी पाकिस्तान में हम फॉर एग्जाम्पल एक लड़की कहे कि जी मेरा ऑफिस बहुत सेफ है, यहाँ पर तो कोई कभी भी जिनसी हरासानी नहीं हुई, लेकिन क्या कि वहाँ पर जो जिनसी हरासानी के थोड़े बहुत रवैये हैं उसे वो नज़रअंदाज करने की आदी है कि यहाँ पाकिस्तानी मर्द तो होते ही ऐसे हैं। अब जब एक जहाँ वो लेवल कहेगी तो कहेंगे ये प्रॉब्लम लेडी है, बाकी भी सारी करेंगे, इसको ही मसला है। हाँ, तुम खुद गलत सोचती हो, हम तो तुम्हारे लिए भाइयों की तरह सोचते हैं, हम तो जो है वो ये है, या उसके साथ की फीमेल कोलीग्स ही उसको कहेंगी कि नहीं यार तुम गलत सोच रहे हो, तो इतना अच्छा इतना नाइस बंदा है खवातीन के साथ, उसे तो पता है कि लेडीज को कैसे ट्रीट या करना मिसाल चाहिए। देते हैं, जब गाड़ी सड़क पे आती है तो थोड़ी बहुत तो लगती है ये मुझे बहुत सारे आ, नामुनासिब किस्म के एनालॉजीज दे के वो शामिल कर दी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद चीज़ एग्जिस्ट तो कर रही है ना। और मसला वही है कि उसको या तो नॉर्मलाइज कर दिया गया है या रीइंफोर्स करें ना, पक्का करें, एक्सेप्ट बहुत करके। सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्राइटेरिया हिरासमेंट का है। आता है ऐसे ही है। तो जब उनको नहीं पता कि ये हिरासमेंट है तो वो कहते हैं अच्छा ये तो डेली है, मर्द ऐसे ही होता है, बच्चे ऐसे ही होते हैं, खवातीन ऐसी ही होती हैं। एक तरफ ये आपने सोच लिया कि जी खातून को तो आप बाहर निकलने ही नहीं दे सकते, ये तो फौरन भटक जाएगी, तो उसको इतना कम अक्ल समझ लिया कि उसको कोई भी बहका सकता है। अब यही वो औरत है जो कि माँ भी है, जो कि टीचर भी है, जो जो कि सिलाई करके हो सकता है कुंभा अपना खुद पाल रही हो, शौहर और उसका चर्च पीता हो, कोई काम ना करता हो, लेकिन का पाकिस्तान मतलब वो है। हाँ, पाकिस्तान में आपको हर एक इम्पोर्टेंट शोबे में हेड करती हुई खातून नज़र आ जाएगी। ऐसे ही है। तो अगर ज़्यादा ना सही तो एक जितनी मेंटल लेवल तो है ना मर्दों औरतों का, लेकिन उसके बावजूद ये गलतफ़हमी जब आ जाती है कि औरत में माशरे को समझने की अक्ल कम है। अच्छा, मज़े की बात ये कि एक ही वक़्त में 2 बयानियाँ मौजूद हैं। ये भी कहा जाता है कि औरत में अक्ल कम है, फिर ये भी कहा जाता है औरत तो ऐसी नज़रों को पहचान जाती है, इसलिए जब उसके साथ ऐसा होता है तो उसका अपना बढ़ावा होता हाँ, उसको पहले पता होता है है। उसने एक ही वक़्त में इतना कॉन्ट्राडिक्टरी बात कैसे कर सकते हैं? अच्छा मैडम, बच्चों पे वापस आते हैं कि अभी बच्चियां भी अब्यूज होती हैं। अब मेरी प्रैक्टिस में, अच्छा अगेन पहले मैं इसको समझता था कि यार ये भी एक मिथ बना हुआ है कि लोग कहते हैं जी मदरसों में बच्चों के साथ ही हुँ, होता है। आई सी अ लॉट ऑफ मेल चिल्ड्रन, हुँ, और मेरे पास एक बच्चा आया जिसके अपने वालिद का मदरसा था, हुँ, उसके वालिद और ताया वहां पढ़ाते थे, ओनर्स में थे, हुँ, उसमें अकारी साहब वाज सेक्सुअली अब्यूसिव, हुँ, हुँ, एंड व्हेन ही टोल्ड हिज फादर, उन्होंने उसको कर्ब किया। हुँ, सिमिलरली एक मैंने पब्लिश भी की एक बच्ची की स्टोरी, सगी फुप्पी का बच्चा, हुँ,
और स्टोरी क्या थी, मेरे पास वो आए एक और साइकाइट्रिस्ट, उनको एपिलेप्सी की दवाई और एंटीसाइकोटिक हाई डोज में, कि जी झटके आते हैं, वो झटके नफसियाती झटके थे, कन्वर्जन डिसऑर्डर था। और वो बच्ची 12 साल की बच्ची दवाइयां खा खा के शी वाज सो फैट। जब कहानी चौथी सेशन में खुली कि सगी पुप्पी का बच्चा वाज अब्यूजिंग हर, और जब उसने माँ को बताया तो माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, हमने तुम्हारी बड़े होकर किसी से शादी करनी है, तुम्हारी दादी ने कहा हुआ है। और फिर उसके मैंने फादर, अब इतना नाजुक मामला, खैर उसके फादर को बुलाया, उनको समझाने की कोशिश की। तो अब ये एक वो मामला था जो पिम्स अस्पताल में मेरे पास पहुंच गया, जो नहीं पहुंचते, टिप ऑफ द आइसबर्ग। और इससे मैं एक और आपसे सवाल ये पूछूंगा, मैंने कल ही एक पेशेंट देखी, एक माँ मेरे पास लाई, 13 साल की बच्ची, जिसने डेलिबरेटली शी हैड सेक्सुअल क्यूरोसिटी, इंस्टाग्राम पे माँ के फोन पे, उसके पास फोन भी नहीं था, कुछ ग्रुप्स बनाए, फिर उसने अपनी सहेली के एक दोस्त से किया, और एक मैट्रिक का बच्चा इतना रिसोर्सफुल है, उसने फ्लैट अरेंज किया, एंड दैट 13-year-old girl went with that boy to that flat with her own will. They had sexual contact and then she came back. अब जब वो मेरे पास माँ उसकी लाई, तो मैंने कहा हो सकता है कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, 13 साल की बच्ची है, उसकी 2-3 साल से प्यूबर्टी भी है, और कोई मेडिकल टेस्ट कराते हैं। बट जब मैंने उस बच्ची को बुलाया तो शी हैड नो गिल्ट, शी हैड नो रिमोर्स। जो आपने बात की थी ना कि कुछ चीजों को वो एक्सपोज्ड है, तो जी ये मेरा राइट है, एक मेरे पीरियड शुरू हो गए हुए हैं और मेरा सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो गया हुआ है, तो ये मेरा राइट है। मैंने उसको बताया कि 13-year-old, आई मेक कांटेक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के आपके पेरेंट्स आपकी ये दिस इज अनसेफ। उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था, गॉट दैट वाज नेगेटिव। तो इसको कैसे, इस रवैये को कैसे देखेंगे आप? एक 16 साल का बच्चा, 13 साल की बच्ची, एंड दे आर हैविंग कंसेंशुअल सेक्स। देखिए, बात वही आ गई ना कि हमारे यहाँ एक तो मुआशरे का बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर अगर ऐसे केसेस आते हैं तो हम उसको बच्चों की आजादी के तौर पर नहीं देख सकते। नहीं देख सकते, ठीक है। अच्छा मैडम, बाहर भी नहीं देख सकते, वो 18 साल से कम कंसेंशुअल सेक्स नहीं कर सकता। वो चलिए, वो हम ये कहते हैं ना कि उनके तो एक माहौल अलग है, हम उसको अभी डिबेट में ला ही नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि अब फिर और एक नई वो तो अलग वहाँ तरीके 19 की साल तक अगर बच्चे वर्जिन है तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि इनकी बिल्कुल। ओरिएंटेशन या कोई और मसला था, और मसला वहाँ पर बचपन से बच्चों को सेफ सेक्स के हवाले से बताया जाता है। वहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे मुआशरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ पर अगर बच्चा इस लेवल तक जा रहा है तो वहाँ पर बहुत सारे सोशल इश्यूज होते हैं, मतलब फैमिली में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं, जिनकी रोकथाम होनी जरूरी है। और उस बच्चे के बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर नज़र करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये विजिबल है कि बच्चा जो है वो कंडक्ट डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, या तो आपने साइकोपैथी की तरफ। आपने करीब से देखा होगा, मैं तो सिर्फ सुन रही हूँ, लेकिन अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि अंदाज़ा हो रहा है कि बच्चा रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने में उसको प्रॉब्लम होती है। आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं। बिल्कुल यही मसला है कि अच्छा, प्रॉब्लम जब हम पेरेंट्स को बताते हैं कि देखिए मेन इशू बच्चे का नहीं है, पेरेंटिंग के बाद इशू आता है, तो वो ये मानने को तैयार नहीं होते। वो चाहते हैं कि जब हम बच्चे को साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लाए हैं तो जो हम चाह रहे हैं बच्चे को उस फ्रेम में फिट करके दे दिया मैडम ये तो रोज का किस्सा है, कभी रिलीजन को एज टूल यूज करेंगे जी, नमाज आप बताएं इसको नमाज पढ़े, ठीक है, ये नमाज से दूरी का नतीजा है। उनको ये समझ ही नहीं आ रही होती कि मामला बहुत आगे आगे गया हुआ है। वो नमाज से दूरी की वजह से एक 16 साल के लड़के के साथ एक फ्लैट पे जाके कंसेंशुअल अब सेक्स अगर नहीं नमाज पढ़ रही है और साथ में ये कर रही है, फिर आप क्या कर लेंगे? हाँ, क्योंकि मसला वो नहीं है, बहुत से लोग जिनसी हवाले से भी सोशल नॉर्म्स को नहीं समझ पा रहे होते और अकीदे के हिसाब से भी वो अपने मजहब से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। तो ये गलत फहमी लोगों को अपनी थोड़ी सी कम करनी चाहिए कि मजहब से दूरी की वजह से ऐसा होता है। जो जिनसी रुझानात हैं उसके साथ साथ मुजरिमाना रुझानात हैं, उसका अकीदे से, हाँ, कहीं ना कहीं आपको अकीदा प्रोटेक्ट करता है, लेकिन 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा होता अकीदा, क्योंकि इसके पीछे और कई अवामिल आ जाते हैं। अकीदा 100% प्रोटेक्शन देता तो हमारी सारी जेलें खाली होती, हम सारी मस्जिदें आबाद होती। तो अकीदा आपको एक रास्ता दिखा देता है, उस पे चलने ना चलने के अवामिल अकीदे के अलावा भी बहुत सारे होते हैं। बहुत दफा बहुत सारे साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें वो बंदा, उसके सिम्टम्स में ही ये आ रहा है कि वो ये नहीं समझ पाएगा। ऐसे ही आप उसको सिर्फ अकीदे का दबाव देकर बाउंड्री में नहीं ला सकते, उसकी ट्रीटमेंट जरूरी होती है। मैडम यहाँ से लिंक करते हैं अफसाने की हकीकी लड़की। एक तो ये टाइटल
हॉन्ट किया। फिर मुझे इस टाइटल को देख के और इसके बारे में थोड़ा-सा कुछ पढ़ के इस्मत चुगताई का टेढ़ी लकीर भी याद आया कि जो मैंने आपको जिस 13 साल की लड़की की मिसाल दी, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो हम उस पूरे पिरामिड को देखते हैं कि एक बच्ची है जो 3 साल की है, 5 साल की है या बच्चा है, जो मुख्तलिफ स्टेजेस पे आता है। अब फ्रॉइड की भी मेरा बड़ा पसंदीदा साइंसदान है सिगमंड फ्रॉइड। वो जो बात करता है सेक्सुअल स्टेजेस की, जब वो ग्रेटिफाई नहीं होती, पूरी नहीं होती, तो फिर मसाइल बहुत आते हैं। तो आपके अफ़साने की हकीकी लड़की हो या मेरे क्लिनिक में आए हुए पेशेंट्स हों, वो जो साइकोसेक्सुअल ग्रोथ का कोई एक नुस्खा है कि वो कैसे अपनी सेक्सुअलिटी को समझे और कैसे चीज़ों को आगे लेके चले? अच्छा देखिए, आपने नॉवेल का मेरे यहाँ पर हवाला दिया, तो इस नॉवेल में मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टर्स हैं, जो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए डाले थे। जैसे चाइल्ड अब्यूज़ को थोड़ा-सा टच करने के लिए जो मेन कैरेक्टर है उसकी दोस्त का एक किरदार था, जिसकी बचपन में 15 साल की उम्र में शादी करवा दी जाती है और वो कंसीक्वेंसेस ये होते हैं कि वो लड़की खुदकुशी कर लेती है। जहाँ तक बात है साइको एजुकेशन की, बच्चे ग्रो किस तरह से करेंगे, सारी बात आती है सोशल नॉर्म्स की और पेरेंटिंग की, कि आप अपने सोशल नॉर्म्स में लीनियंसीज़ कैसे डालना चाह रहे हैं। ऑल्टरनेट वेज़ उनको कैसे दे रहे हैं? कि आप उन तरीकों पे भी बच्चों को लेके चलें जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं। पहली चीज़ तो हमें अपनी बाउंड्रीज़ के ऊपर थोड़ा-सा नज़र करनी चाहिए। यानी एक ही वक़्त में आप ये भी चाह रहे हैं कि बच्ची जैसे ही प्यूबर्टी क्रॉस कर रही है उसकी शादी हो जाए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, जब रोमांटिक रिलेशनशिप की तरफ इल्लीगल है। इल्लीगल बिल्कुल है, लेकिन आप पाकिस्तान के जिस गाँव में जाएँ वहाँ पर आपको एक बड़ी तादाद जो है वो चाइल्ड मैरिज की नज़र आ रही होती है। आप दारुल अमान में जाएँ और ख़ास तौर से अगर वो किसी छोटे शहर के दारुल अमान है, तो वहाँ पर ज़्यादातर तादाद ऐसे बच्चियों की होती है। लड़कों की मैं आपको मिसाल देता हूँ, बड़े मज़े का मुझे वाक़या, थोड़ा लाइटर नोट पे आते हैं। 2011-12 में सिंध में सैलाब आया, आप सिंध से हैं। मैं जब आर्मी में था, सीएमएच में हाउस जॉब कर रहा था, तो हमें इन्होंने अटैच कर दिया सैलाब में। मीरपुर ख़ास के जेल में ना इन्होंने कैंप लगाया हुआ है, हिंदुओं का भी, मुसलमान जो सैलाब ज़दगार थे। तो फौजियों ने कहा जी थोड़ा-सा मौज-मेला होना चाहिए, हम सपोर्ट करते हैं कि यहाँ ना शादियाँ-वादियाँ आपस में करें। तो 2 ख़ानदानों ने कहा जी हम 3 लोगों की 3 लड़कियों से शादियाँ करेंगे। एक लड़का थोड़ा छोटा था, मैं वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर था, डॉक्टर था, वो फैमिली मेरे पास ले आई कि जी वो जो भी यूनियन काउंसिल वाला या मौलाना है वो इसका निकाह करने को तैयार नहीं है कि ये छोटा लगता है। शनाख्ती कार्ड तो हमारे बने नहीं होते, तो आप लिख के दे दें कि ये 18 साल से ऊपर। जी मैंने उसके पीछे बैकग्राउंड, उन्होंने कहा जी 50,000 रुपया मिलना था शादी करने पे। तो 50,000 रुपया लेने के लिए एक 15 साल के लड़के को 18 साल का बना के शादी करने को वो तैयार थे। यही हालात हैं। और जैसे वो ऑन अ लाइटर नोट, पाकिस्तान में तो फर्स्ट कज़न मैरिजेस वट्टा सट्टा जो है वो इल्लीगल है, लेकिन वट्टा सट्टा कितना अच्छा, ज़्यादा, बट्टा सट्टा इल्लीगल है ये? वट्टा सट्टा भी इल्लीगल है। अच्छा, दिस इज़ अ न्यूज़ फॉर मी। तो ये कि बहुत सारी चीज़ें वही कि जो इल्लीगल हैं लेकिन हो रही हैं, और वो हमारे यहाँ कल्चरल नॉर्म्स हैं। तो जब बात कल्चरल नॉर्म पे आ जाती है तो यही मसला आता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सेक्सुअल नेचर के डिस्कशंस बहुत ओपनली हो रही होती हैं और उस पे बच्चों के सामने भी कोई पर्दा नहीं होता। पर्दा नहीं होता। लेकिन जब आप इसी बात को कहें कि जी एक बाकायदा निसाब हम बनाएंगे, ऐसे ही है। वेल ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में, प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन के साथ हम बच्चों को बताएंगे कि भाई आपको अपने आप की हिफाजत कैसे करनी है। ये नहीं बता रहे हम कि आपको सेक्स कैसे करनी है, हम ये बता रहे या हैं जाके सेक्स ही करें। हम ये बता रहे हैं कि आप ऐसे लोगों से खुद को बचाएंगे कैसे जो आपको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका गलत मतलब लिया जाता है कि कहा यह जा रहा है कि जी आप बच्चों को सेक्स के बारे में बताना चाह रहे हैं। भाई बच्चों को जिस तरीके का माहौल आपने दिया हुआ है, छोटी उम्र से बच्चों के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट पे हर तरीके की चीज़ें बच्चे देख रहे हैं। आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम या स्नैपचैट की जो रील्स हैं उनमें इंतहाई सेक्सुअल कंटेंट मौजूद है ऐसे ही। और वो चीज़ बच्चे देख रहे हैं। वरना पहले ये होता था कि एटलीस्ट इस टाइप के म्यूजिक रिस्ट्रिक्टेड होते थे। था ये, लेकिन लोगों ने उसका भी तरीका निकाल लिया कि किस तरीके से कंटेंट अब चला जाएगा और फिल्टर नहीं हो पाएगा। मतलब उनको जब मिल रहा है तो फिर एक ठीक, और 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे को मिले, हम नहीं कहते पहली जमात में बताएं,
अच्छा मैडम, इसमें एक और चीज़ ये, जो एक तो एक्सट्रीम वो है जो हर चीज़ डिस्कस हो रही है, दूसरी एक्सट्रीम इस मुल्क में या हमारी सोसाइटी में कुछ कल्चरल टैबूज़ या नॉर्म्स को ब्रेक होना पड़ेगा, क्योंकि उनसे मुआशरे को वेल बीइंग नहीं मिल रही हुँ, ना। एक नॉर्म है कि जी इज़्ज़त का ताल्लुक सेक्सुअलिटी से है, हुँ, कि खातून की इज़्ज़त वजाइना में है, मर्द की इज़्ज़त उसके ऑर्गन के नाजायज़ इस्तेमाल में, कुछ कम्युनिटीज़ ये भी हुँ, हुँ, कहती हैं। हुँ, और ख़ास तौर पे जब एक छोटी बच्ची अब्यूज़ हो जाती है, तो वो अगर इस कॉनोटेशन के साथ ग्रो करेगी कि मेरी इज़्ज़त तो लुट चुकी है, हुँ, चूँकि वो एक वजाइना नामी ऑर्गन में थी और अब हुँ, मेरी ज़िंदगी काबिले इज़्ज़त नहीं हो हुँ, सकती। हुँ, तो ये इज़्ज़त और सेक्सुअलिटी को डिटैच करना है, ये बिल्कुल, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखिए अ, जब हम इसको जोड़ देते हैं ना, फिर ख़वातीन के ऊपर बहुत सारी ऐसी पाबंदियाँ आ जाती हैं जो कि प्रैक्टिकली उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे फ़ैसलों पे असर करती हैं। यानी पहली चीज़ ये समझ लेना कि जी औरत की सेक्सुअलिटी उसकी इज़्ज़त के साथ जुड़ी है। फिर ये समझ लेना कि वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। हुँ। अच्छा, फिर साथ में ये भी समझना कि मर्द भी अपनी इस ख़्वाहिश पर काबू नहीं पा सकता और उसको जहाँ कोई औरत नज़र आएगी वो उसको अगर अ, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई निगरानी नहीं हो रही, तो वहाँ पर जिनसी अमल होगा। मतलब हमारे समाज के ठेकेदारों का ख़्याल है कि हर वक़्त लोग आपस में यही काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक मतलब है। वो इतना ऑब्सेस्ड जब हैं खुद। जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं ना तो अंदाज़ा होता है कि वो किस हद तक मेंटली डिसऑर्डर्स का शिकार हैं कि उनका दिमाग सेक्सुअलिटी से निकल ही नहीं पा निकलता रहा। ही ऐसे ही। क्योंकि एक नॉर्मल मेंटल हेल्थ रखने वाला बंदा जिसकी सेक्सुअलिटी भी बिल्कुल बैलेंस्ड है, वो ये नहीं सोच सकता। उनका अपने मसाइल होते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, सारी बिल्कुल कहानी यही ये है। कि ये चीज़ एक अ, सेक्सुअली सैटिस्फाइड बंदा या वो बंदा जिसको जो कभी इस हवाले से परेशान ना रहा हो या जो एक ख़ास किस्म की सेक्सुअल डिसऑर्डर ना रखता हो कि उसके दिमाग में हर चीज़ जाके जुड़ती है सेक्सुअलिटी से। हुँ। तो अब इस पर भी बहुत सारे सवाल उठेंगे और एतराज़ात तो उठेंगे कि जी ये बात कैसे कह दी क्योंकि एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस तरीके की बातों को मानता है। हुँ। क्योंकि एक वो तबका है जो कि इस तरीके के बयानात दे रहा है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है और फिर एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि खुद अपनी सोच डेवलप करने की बजाय उनको बगैर कुछ सोचे मान रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा तबका सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है या डिसऑर्डर्स का शिकार है। लेकिन मसला ये है कि जिन लोगों को माना जा रहा है, उनमें से एक अक्सरियत ऐसी है जो इस तरीके के रुझानात रखती है, लेकिन जो उनको फ़ॉलो करने वाले लोग हैं, वो इसको सीरियस लेकर नहीं समझ रहे हैं कि भई आपको अपनी सोच भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आपको खुद एजुकेट होना पड़ेगा ताकि आप कम से कम खुद ना सही, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर देखो मैडम, सकें। अगर ये होगा ना, अगर हमारे बच्चे प्रोटेक्ट नहीं होंगे, हुँ, हमारे घर में एक छोटी बच्ची है, बच्चा है जो अपने मेड सर्वेंट के हाथों महफूज़ नहीं है, ताया के हाथों महफूज़ नहीं है, अपने आप स्ट्रीट पे निकलें, कोई रेहड़ी वाले के हाथों हुँ, महफूज़ नहीं है, कारी साहब के हाथों महफूज़ नहीं है। ठीक है? मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ, लड़के, मेल चाइल्ड, जो कारी साहब, अच्छा पूरी वही जो हमने बात शुरू की ना, पेनिट्रेशन नहीं है, कोई पूरा हुँ, इंटरकोर्स नहीं है, इनएप्रोप्रिएट टच है। वो उसी में खुश हैं। अब वो बच्चा उस इनएप्रोप्रिएट 3 साल कारी साहब हुँ, उसको इनएप्रोप्रिएट टच देते रहे, कि मेंटल हेल्थ क्या होगी? तो बिल्कुल। हम ये देखते हैं कि जब हम इन लोगों को रीइंफोर्स करते हैं हुँ, और फिर वो जो हम पता होता है कि जो आज का विक्टिम है, कल का ऑफेंडर होगा। आपका चूँकि एक सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी भी हुँ, है, तो यहाँ से हम बात वहाँ भी लेके जाएँगे कि फिर तो ये मल्टीप्लाई करते जाएँगे ना। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं और आप बात नहीं करेंगे और बात माइक उन्हीं के पास होगा। हुँ, हाँ। अच्छा और होता ये है कि अ, जब बच्चे इस किस्म के एक्सपीरियंस से गुज़रते हैं ना, सिर्फ़ बच्चे नहीं कोई भी क्योंकि इसमें फिर आ जाता है मैरिटल रेप की साइड पर भी थोड़ा-सा अगर हम इसको देखें, तो जब किसी भी इंसान को उसकी मर्ज़ी के बगैर टच किया जा रहा है, तो उसको एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। वो ये होता है कि जी उसको यूज़ किया और गया। ये भी मज़हब की आड़ लेके किया हाँ। जाता है, अकीदे की आड़ लेके किया बिल्कुल। जाता है। तो ये कि जो कंसेंट है, जो रज़ामंदी है, उसका कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं पाया जाता। कि ये समझा जाए कि एक हेल्दी रिलेशनशिप तब होता है, एक तो वो एक मख़सूस एज क्रॉस किया हो बच्चे ने कि उसको पता हो कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप होता ठीक क्या है। है। सिर्फ़ बच्चे का ये कह देना कि जी मैं मुझे सारा कुछ पता है और मैं जिस्मानी तौर पर एडल्ट हूँ, प्यूबर्टी मेरी हो चुकी है, तो मैं ये ताल्लुक़ बनाने के लिए तैयार हूँ।
अगर पाकिस्तान में इसको मज़हब के तनाजुर में देखा जाए कि जी शादी होने की शरई एज हो गई है, लेकिन बच्चे को अपना कॉन्सेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता। और अब जब उसको इस्तेमाल किया जाएगा, उसको क्योंकि वो रिलेशनशिप नहीं है, वो इस्तेमाल करना हो जाता है फिर, और वो फिर जो है मैडम बच्चा तो छोड़े ना, एक अगर 35 साल के मर्द को नहीं पता कि उसने अपनी 30 साल की बीवी का कॉन्सेंट लेना है, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही है ना कि हम घर में बैठे हैं, एक बंदा दरवाजा खोल के आ गया है, कोई बाउंड्री नहीं है। सिमिलरली कोई हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है बगैर हमारे कॉन्सेंट के, सो इसका कॉन्सेप्ट तो वो मतलब बहुत मुश्किल है। और वही कि इसीलिए मैंने मैरिटल रेप का एग्जाम्पल दिया कि लोग ये नहीं समझ पाते कि ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, ये मोहब्बत नहीं है। बहुत सारे इसमें लतीफ़े भी बन जाते हैं जो सुन के इंतहाई कराहत आती है कि यार इस तरीके की बातचीत को आप लतीफ़े में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैडम वही बात है ना कि कुछ चीज़ों को कल्चरल नॉर्म मान के या अकीदे की आड़ लेके हम ग्रो कर गए हैं ना, वो जो फिर कार्ल युंग आ जाता है कि कॉमन आर्केटाइप, कितने सालों से ये चीज़ चल रही है। अच्छा मैडम, अब आते हैं, इसको लिंक हम अपने मौजू को करते हैं आपकी जुर्मियात वाली क्रिमिनोलॉजी के। क्रिमिनल भी, मेरा एक कॉलीग था आयरलैंड में, वो मुझे अक्सर कहता था जी सारी जेलें खाली कर देनी चाहिए और इनकी रिहैबिलिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको 16 साल 18 साल जो माशरा देता है ये माशरे को वापस करते हैं। बिल्कुल। तो ही वांटेड कंप्लीटली सोशल मॉडल, सॉरी कंप्लीटली मेडिकल मॉडल इंस्टेड ऑफ सोशल मॉडल। तो मुझे ये बताएं कि आपकी क्रिमिनोलॉजी क्या कहती है? क्रिमिनोलॉजी को अगर हम सारा मेडिकल मॉडल देंगे तो माशरा तो नहीं चल सकता। अच्छा देखिए, मज़े की बात यह है कि कुछ जो रिसर्चेस हमने देखी, वहाँ पर वो ममालिक जहाँ पर रिहेबिलिटेशन मॉडल को अपनाया गया है, वहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम है। मिसाल दें। अब ऐसे ममालिक के नाम फौरी तौर पे याद करना मुश्किल है, लेकिन ये कि अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा कि ऐसे ममालिक मौजूद हैं जहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जेलें कम की गई, रिहेबिलिटेशन जो है वो स्टार्ट की गई, और जब रिहेबिलिटेशन की तरफ गए तो उनका क्राइम रेट ख़त्म हो गया, क्योंकि रिहेबिलिटेशन मॉडल जो है वो एक तरीके से मुआशरे को 360 डिग्री पे एनालाइज कर रहा होता है कि जिस वजह से वो बंदा क्राइम में आया है, उस वजह को जब आप एलिमिनेट कर देते हैं और उसको ग्रो करने का मौका देते हैं, तो वो सिर्फ मुआशरे के खौफ से नहीं रुकता क्राइम से, वो हील हो जाता है अपने उस मसले से। ठीक है, वो माशरे को फिर पॉजिटिव चीजें भी देता है ना, एक इक्विलिब्रियम अचीव। तो बहुत कम ऐसे केसेस बचते हैं जहाँ पर हीलिंग की उम्मीद ना हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके की हमारी सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें वक्त लगेगा कि आप रिहेबिलिटेशन मॉडल को अडॉप्ट करें। मैडम आप तो क्रिमिनोलॉजिस्ट ने बताया, हमारी अडयाला जेल से कितने लोग ठीक होके बाहर आते हैं? इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है। नहीं, इसका एक सियासी पहलू भी है ना, मैंने कहा आपसे पूछ लूं। हाँ। ठीक है। अच्छा मैडम, फिर थोड़ा सा लास्ट पे हम सीरियस नोट पे आते हैं कि एक बच्चा, आप चूंकि रोजन से हैं, एनजीओ से, मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, एक बच्चा, मैं और आप यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं क्योंकि शायद हमने एक सिक्योर पास्ट देखा है, हमारी सारी नीड्स पूरी हुई हैं, मैस्लो की हियरार्की में हम सारी सीढ़ियां स्टेप वाइज चढ़े हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं। हम वो दर्द नहीं जान सकते कि हमें किसी सगे रिश्ते ने ही धोखा दिया हो, हमारे बहुत ही प्राइवेट पार्ट्स को मिसयूज किया गया हो बहुत छोटी एज में, जब हम कंसेंट नहीं दे सकते थे। हम उस दर्द को नहीं जान सकते। जो इस दर्द से गुजरा है, जिसकी प्राइवेट स्पेस को किसी ने इन्वेड किया है 6-7 साल की उम्र में, जिसको उसकी माँ सुबह शाम चपेड़े मारती थी, जिसका बाप नशा करके सारे घर को धुनक के रखता था, ठीक है, जिसकी माँ ने बाप के साथ छोड़ के किसी के साथ भाग के वो 2 बच्चों की माँ आशना के साथ फरार, जो इस माहौल में बड़ा हुआ है, वो माशरे को फिर क्राइम ही देगा ना, वो मुझे आपको मारेगा ही ना, वो फिर मेरे आपके बच्चों के लिए माशरे को महफूज नहीं रहने देगा। तो हम इस साइकिल में फंसे रहेंगे। इस साइकिल से कैसे निकलेंगे? लास्ट सवाल। मुश्किल सवाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इशू आके क्रिएट होता है या जहाँ पर आके मामला रुकता है, वो यही आता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स होने क्या चाहिए। हम अवेयरनेस तो दे देते हैं, लेकिन अवेयरनेस भी एक जगह पे आके रुक जाती है जब हम ये देखते हैं कि भले हम ये कह लें कि इस टाइप के केसेस हर तरीके के तबके में मौजूद हैं और होते हैं हर तरीके के तबके में, लेकिन उसके बावजूद गरीब तबके में ये केसेस ज्यादा है, ऐसे ही कहा नहीं कर सकते कि जितनी ज्यादा गुर्बत है, फ्रस्ट्रेशन है। बच्चा वल्नरेबल है। तो एक चीज तो बहुत सारे केसेस में हमें ये नजर आ रहा होता है कि बच्चा इस पूरे मसले का शिकार इसलिए हुआ, बैक एंड पर पॉवर्टी एक अहम फैक्टर फैक्टर थे।
तो आप जब मसले के हल की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हल करने की तरफ हम कदम बढ़ा सकते हैं जब हम पॉवर्टी को एरेडिकेट सारी लिंक्ड है ना? क्योंकि बहुत सारे वालिदैन पूरा दिन अगर जॉब पर हैं, बाप भी मज़दूरी करने पे मजबूर है, माँ भी मज़दूरी करने पे मौजूद है घर पे सपोर्ट के लिए और बच्चों जॉइंट फैमिली को आपने स्टिग्मेटाइज़ कर दिया है, वो एक मेड के हवाले है, एक बैटमैन के हवाले है। की मजबूरी है कि वो अलग-अलग घरों में नहीं सर्वाइव कर सकते, उनके पास है ही नहीं इतने रिसोर्सेज़ कि वो अलग घर ले सकें। तो वो एक तरीक़े की माशरती इक़दार बना दी गई है, माशरती कदर बना दी गई है कि जी मिल-जुल के रहेंगे, हालाँकि वो फ़िलहाल मजबूरी है। आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है कि आप अलग-अलग घर ऐसे चल सकें। बहुत यानी जब आप एक केस को एनालाइज़ करना शुरू करते हैं ना, तो वहाँ पर कहीं न कहीं पॉवर्टी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के तौर पर आती है। सिंध में अगर हम केसेज़ देखें तो वहाँ पर बहुत दफ़ा जागीरदारों की तरफ से बदला लेने के लिए उनके जो मज़ारे होते हैं और किसान होते हैं, उनके बच्चों को और उनके ख़वातीन के साथ ये केसेज़ किए जाते हैं। तो आप इसको जब अवेयरनेस अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, पॉवर्टी को कंट्रोल करना अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, सेक्स एजुकेशन अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ की अहमियत समझना अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम सारी चीज़ों को रखें, हम दोनों मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और हमें अंदाज़ा है कि कितने ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जो कि आगे चल के क्रिमिनल फिर साइड पर सब्सटेंस यूज़, कितने प्रेपरेटर्स सेक्सुअल बच्चों के अब्यूज़ में भी अल्कोहल के अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके। माइनर लेवल पर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करके प्रिवेंट कर देते हैं, तो आगे चल के बहुत सारे जुर्म भी रुक जाते हैं। रुक जाते हैं, दे आर लिंक्ड विद। थैंक यू सो मच मैडम, आपका हमने बहुत टाइम लिया। जी नाज़रीन, सो कहानी फिर वहीं आके रुकती है कि इस माशरे में बच्चों को अब्यूज़ करना, बढ़ते हुए बच्चों की सेक्सुअल नीड्स का एड्रेस होना, ये सारा कुछ लिंक्ड है आपकी इकॉनमी के साथ, आपकी माशरती इक़दार के साथ, आपके मज़हब या अक़ीदे के सही इस्तेमाल के साथ। और जब हम इन सारी चीज़ों को राइट ख़ाने में राइट टाइम पे रखेंगे, तो ये माशरा हमारे बच्चों के लिए सेफ़ होगा। मेरे आपके बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स को कोई टच नहीं करेगा। उनके ज़हन में बचपन से बीमारी और जुर्म नहीं डाला जाएगा, ड्रग्स नहीं डाली जाएँगी। जो आज हमें एक ड्रगी नज़र आता है, एक मुजरिम नज़र आता है, उसके पीछे ये बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट होता है। तो हम पॉज़िटिव नोट पे एंड कि हम बेहतरी की तरफ जाएँगे और चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, अवेयरनेस आम करेंगे, और उस अवेयरनेस आम करने के लिए जो हमारा आज का पॉडकास्ट है, ये एक छोटी-सी कोशिश है। वो क़यामतें जो गुज़र गईं, थीं अमानतें कई साल की, है मुनीर सुबह सफ़र नई, गई बात शब के मलाल की। थैंक यू।